गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। आज का अपना लेक्चर होगा फिजिक्स पे। लाइट का आई थिंक 7th पार्ट है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आगे प्रकीर्णन। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आज पढ़ेंगे प्रकाश का विसरण, यानी इसको बोलते हैं अंग्रेजी में डिफ्यूजन। क्या होता है डिफ्यूजन, बहुत ही बारीक से बताऊंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा अच्छे से, तो समझिए डिफ्यूजन होता क्या है। एक्चुअली प्रकाश का परावर्तक सतह से मुड़ जाना, ये परावर्तन होता है। परावर्तन में ही एक टाइप होता है, बन जाता है थोड़ा सा सरफेस को लेकर, जो सतह होती है। भाई सतह, पहली बात तो परावर्तन के लिए कंडीशन ये है कि परावर्तक सतह होनी चाहिए, रिफ्लेक्टिव सरफेस होनी चाहिए। रिफ्लेक्शन के लिए सबसे नेसेसरी पॉइंट यही है, इट मस्ट हैव अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आपको ये सब पता है। अब सरफेस, एक सरफेस प्रकार की होती है प्लेन, एकदम सादी, मतलब चिकनी और पतली टाइप की होती है, एकदम प्लेन बराबर। एक सरफेस होती है इसे खुदरी खुदरी, गड्ढा है, कहीं गुड्डी है, कहीं टेढ़ी मेढ़ी, ऐसे ठीक दो प्रकार की होती है। इसी के बेसिस पर हम परावर्तन को दो प्रकार से बांटते हैं। एक होता है नियमित परावर्तन, एक होता है अनियमित परावर्तन। विसरण में ही टाइप है। डिफ्यूजन जो होता है, एक होता है रेगुलर डिफ्यूजन, एक होता है इररेगुलर डिफ्यूजन। तो रेगुलर डिफ्यूजन क्या होता है, इसका एग्जांपल आप ले लेते हैं, जैसे प्लेन मिरर ले लिया, समतल दर्पण। आप सीधे अपनी इमेज देखते हो, आपको सीधे इमेज दिखती है। या कोई परावर्तक सतह है, फर्श है मान लीजिए, बॉल आपने पटकी और सीधे जिस दिशा में पटकोगे उस दिशा में वापस जाती है। आप देखते हो जैसे आप घर में टीप टीप वाला गेम खेलते हो, गेंद उठा के पटकते हो ऊपर, ये कैसा है, रेगुलर। इररेगुलर सब्जी क्या है, तो मैंने रेगुलर का एग्जांपल दिया दर्पण, मिरर, मिरर वाला जो है वो दर्पण की कंडीशन। इररेगुलर के लिए आप देखिए, आप देखते हो कमरे में आपके अंधेरा नहीं रहता है, नहीं रहता है। अब दीवारें आपकी 90 डिग्री पे होती हैं, ये फिर ये फिर ये, जगह जगह से मुड़ी कटी छटी होती, लेकिन आपके कमरे में उजाला ही रहता है। चाहे आप बल्ब जलाओ तो पूरे कमरे में उजाला रहेगा, रहेगा। या मान लो दराज है, एक दराज होती है, जैसे दराज क्या बोलते हैं, रोशनदान जिसको, सूर्य की किरणें जब आती हैं तो कमरे में उजाला ऑटोमेटिक हो जाता है। अब लाइट तो सिर्फ इतने में आ रही तो इतने में होना चाहिए, नहीं, वो तो पूरे में फैलता है ना। ये परावर्तन की वजह से होता है, और यही है इररेगुलर डिफ्यूजन, अनियमित परावर्तन, जो कमरे में अंधेरा नहीं होता है, कमरे में प्रकाश फैलता है, इसी वजह से फैलता है। तो आई होप आपको ये नई चीज पता, चीजें पहले थी लेकिन साइंस की तरीके से जानने में आपको मजा आया होगा कि कमरे में उजाला किस तरह से रहता है। अब आप नहीं बोलोगे ना क्यों होता है इररेगुलर डिफ्यूजन, अनियमित विसरण की वजह से। आइए आगे बात करते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, यानी कलर डिस्पर्जन ऑफ द लाइट। क्या होता है, जब भी कोई श्वेत प्रकाश किरण अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है या बिखर जाती है, इसी को हम लोग कहते हैं कलर डिस्पर्जन ऑफ द लाइट। यानी व्हेन अ व्हाइट लाइट रे डिस्ट्रीब्यूटिंग या स्कैटरिंग इन आवर, अवयवी को क्या कहते हैं, जो भी हो, अपना ज्यादा अंग्रेजी नहीं आती, बना रहे हैं तो अपने, मतलब जो अपने कुछ कलर होते हैं, इनके खुद के कलर होते हैं, 7 रंग होते हैं, इनमें बिखर जाना, ठीक, इनमें डिफ्यूजन हो जाना, इनका क्या कहलाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। डिफ्यूजन है डिस्पर्सन, ठीक है। प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है, ये जानते हैं। सबसे ज्यादा वर्ण विक्षेपण किसका होता है, जिसका सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है, याद रखेंगे आप। कलर डिस्पर्सन उस कलर का सबसे ज्यादा होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा। तो जाहिर सी बात है सर, विप्योर यानी वायलेट आपने बताया था, आसमानी रंग का सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है, तो सबसे ज्यादा इसका सर कलर डिस्पर्सन नहीं होगा, सबसे ज्यादा वर्ण विक्षेपण होगा। सबसे कम वर्ण विक्षेपण किसका था, जिसका सबसे कम अपवर्तनांक था। सबसे कम अपवर्तनांक सर उसी का होता है जिसकी तरंगदैर्ध्य यानी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ
लाल कलर की होती है, रेड की, तो रेड का अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा तो भैया उसका कलर डिस्पर्जन भी सबसे कम होगा। ठीक है, यानी किसी कांच से अब जब अगर कोई व्हाइट लाइट रे आप मुड़ाओगे घुमाओगे तो सबसे ज्यादा विचलित होगी अपने मार्ग से आसमानी और सबसे कम विचलित होगी लाल। इसीलिए खतरे का सिग्नल हो चाहे कोई भी गाढ़ी चीज दिखानी हो मेन जगह पे लाल कलर के ही दिखाया जाता है। लाल कलर की वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, बहुत चमकता है। लेजर लाइटों में भी आपने देखा होगा कि छोटे में हम लोग खेल करते थे, कोई बैठा है दूर से आंखों मार दी, वो देख रहा है आंखों में हमारे लाल लाल ये क्या है, चौंक जाते थे, डर जाते थे लोग, वो यही था लाल कलर आसमानी थोड़ों को भी दिखाते थे। ये आपको ये डायग्राम बना दिया है, प्रिज्म से मैंने गुजार दिया है, मैं दिखाता हूं जरा। ये क्या है, ये आपका व्हाइट लाइट रे। अब ये व्हाइट लाइट रे श्वेत प्रकाश किरण जा रही है, तो आपने देखा इसकी जो लैम्डा है, लैम्डा यानी तरंगदैर्घ्य है, सबसे ज्यादा इसकी होगी, सबसे कम इसकी होगी, और इसकी अगर लैम्डा ज्यादा है तो इसका अपवर्तनांक यानी म्यू जो होगा वो सबसे कम होगा, और म्यू जब सबसे कम होगा तो इसका कलर डिस्पर्जन यानी डिस्पर्जन जो भी होगा वो भी सबसे कम होगा, और ये वॉयलेट में सबसे कम होती है लैम्डा और म्यू ज्यादा होता है, डिस्पर्जन ज्यादा होता है। चीजें क्लियर होनी चाहिए। एक सवाल उठता है आपसे, प्रिज्म द्वारा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का कारण क्या है? इतनी देर से क्या गा रहे हैं, अपवर्तनांक अपवर्तनांक अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक जिसको कहते हैं म्यू, म्यू अपवर्तनांक होता है। प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है, यानी फॉर द सब्सटेंस ऑफ द प्रिज्म द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी डिफरेंट फॉर द डिफरेंट मीडियम्स। क्लियर है आपको? ठीक है, तो क्या होता है इसका फार्मूला, n बराबर c बाई वी। n क्या है सर, n कह लो या म्यू कह लो, n को बोलते हैं अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, c क्या होती है माध्यम में प्रकाश की चाल यानी स्पीड ऑफ लाइट, सॉरी c होती है निर्वात में प्रकाश की चाल यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और v क्या होती है माध्यम में प्रकाश की चाल यानी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इससे आप क्या निष्कर्ष निकालते हो, जो अपवर्तनांक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, आप नीचे देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे क्या, आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं n बराबर c बाई v, यहां से निकल के आ रहा है n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा उसकी वेलोसिटी कम, n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम, यानी जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी वेलोसिटी ज्यादा। समझ में आ रही? इसे ही कहते हैं फिजिक्स। फिजिक्स में आपको यूनिवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये बहुत ध्यान में रखना होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट की है ये फिजिक्स पढ़ने की। ठीक, तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी आई होप। अब लास्ट में हम लोग आते हैं प्रकाश का विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आपने पढ़ा होगा बहुत जगह, लेकिन मैं कुछ अलग तरीके से आपको पढ़ाऊंगा आज। समझिए प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। एक्चुअली प्रकाश किरण का उसकी अवरोधक यानी उसकी का मतलब माध्यम की अवरोधक सतहों से मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करना क्या कहलाता है, प्रकाश का विवर्तन। इंग्लिश में अगर कहें द डिफ्लेक्शन या डिफ्रैक्शन क्या होता है, तो when a light ray deflect from his obstacle, अवरोधक बाधा होती है, obstacle surface to his shadow, उसकी छाया में प्रवेश कर जाना क्या कहलाता है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आप समझ आते हैं, इतना पढ़े लिखे हैं, कीवर्ड आपको बता दे, बाकी आप अंग्रेज हैं तो बना लेंगे अपनी भाषा। ठीक, सब बात समझ में लीजिए। देखिए ये मेरा हाथ है, समझाता हूं, ये मेरा हाथ है, मैंने एक सरफेस मान लिया।
अब मैंने यहाँ से ये लाइट पड़ रही है, बल्ब जल रहे हैं, आपको तो दिख रहा है। ये मैंने 3 उंगली रखी, आपको दिख रहा कैमरे में, ये मेरी 3 उंगलियां। अब ये 3 उंगलियां हैं, लाइट को इन उंगलियों की जो शैडो है, इधर तो अंधेरा हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो रहा क्या, आप खुद यही चीज करके देखिए। 3 उंगलियां रखी है, अब जितने छेद में उंगलियां हैं हर तरफ सफेद उंगली, लेकिन जिस छेद में उंगलियां हैं जहां जहां पे, उसके पीछे हल्का हल्का अंधेरा है, लेकिन ऐसा अंधेरा नहीं कि आप चीजें देख नहीं सकते हो। प्रकाश यानी इन छिद्रों से जो बीच में गैप है, इन गैप से जो है प्रकाश मुड़कर इसकी छाया में प्रवेश कर रहा है, यही है डिफ्रैक्शन, यानी अवरोधक सतहों से प्रकाश का मुड़ करके उसकी छाया में घुस जाना, इसका डिफ्रैक्शन। बात समझ में आ गई? नहीं आई? कोई कहानी बनाते हैं? सुनो, अच्छा सपोज दैट आप जा रहे हैं आपके मित्र के यहाँ, अब मान लो आपके कोई महिला मित्र है, महिला मित्र से मिले, जाना था आपको दफ्तर, और ऐसा मिले कि क्या संयोग बना, और दोनों लोगों में कुछ बात बनी, आगे बढ़े, जाना था दफ्तर, पहुंच गए महिला मित्र के घर, तो यानी टकराने के बाद अपनी दिशा बदल दी और घुस गए कहीं और, ठीक है, तो वो एक डिफ्रैक्शन होता है, डिफ्लेक्ट हो गया माइंड, ठीक। अब इसका एग्जांपल आप समझिए, जैसे टॉर्च है, ये हमने ब्लेड रख दी, ब्लेड तो देखो ना दाढ़ी बनाने वाली, सब देखे होंगे यार। अब ब्लेड में देखते हो बीच में छिद्र होता है, मशीन फंसाने वाला, उस छिद्र से ये प्रकाश निकलता है। सामने मैंने पर्दा टांग दिया है, बढ़िया सा एक कर्टेन टांगा है सुंदर, और इस पे पिक्चर छपवानी किसकी, हीरोइन बढ़िया कैटरीना कैफ मान लो है, इनकी इमेज छपवानी। यहां से मैंने भेजा लाइट, ये लाइट गई, M1 देख रहा है, M2 देख रहे हैं, ये जो बीच में है इसको हम लोग कहते हैं डिफ्रैक्शन एरिया। क्या कहते हैं? विवर्तन क्षेत्र, विवर्तन क्षेत्र। सर तो M1 M2 और इसके बाद भी ये पर्दा दिख रहा है, इसको हम लोग कहेंगे जो क्षेत्र है पर्दे बाहर वाला, ज्यामितीय क्षेत्र, जियोमेट्रिकल एरिया, ज्यामितीय क्षेत्र प्रकाश का, ज्यामितीय क्षेत्र। अर्थात सर जी ज्यामितीय क्षेत्र वो होता है जहां पर प्रकाश नहीं जाता है, और M1 M2 वो होता है जहां पर प्रकाश जाता है। तो प्रकाश इन छिद्रों के माध्यम से मुड़कर यहां तक जा रहा है, क्योंकि प्रकाश को तो सर जी यहीं तक जाना था ना, ये देखो यहां तक भी जा रहा है, इधर 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 हर जगह फैला रहा है, ठीक, लेकिन एक औकात है, औकात से बाहर नहीं जा रहा। बात समझ गए? क्यों? इसमें बंद है। क्लियर है? ये होता है एक फॉर्मूला, इसके लिए विवर्तन के सूत्र भी हैं, झिर्री विर्री प्रयोग आपको बताएंगे। जब मोटाई बढ़ा देते हैं और उधक का आकार बढ़ा देते हैं तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आज एक ट्रेलर दिखाएंगे लास्ट में, थोड़ा सा उच्चिष्ट निम्निष्ट ज्ञात करने वाला। आइए बढ़ते हैं। तो विवर्तन क्या होता है आप याद रखिए, सबसे अच्छा विवर्तन कब होगा? जितना छोटा अवरोधक का आकार होगा भाई साहब, विवर्तन उतने बढ़िया बनेगा। जितना छोटा छिद्र होगा उतने बढ़िया इमेज बनेगी। बात समझ रहे हो? अब छेद इतना बड़ा रखियो, टॉर्च जितनी बड़ी रखियो, कहाँ बढ़िया इमेज बनेगा? लेकिन टॉर्च बढ़िया है और छेद जितनी मतलब है आपकी, जितना छोटा छेद है इमेज उतने सुंदर बनेगा। यानी अगर जैकलीन फर्नांडिस की इमेज आप चाहते हैं सामने, तो आपको क्या करना है, जो छिद्र है, छिद्र में टॉर्च जो है या फोटो बढ़िया सेट करके ऐसा लगाएं कि छेद ज्यादा बड़ा ना हो, इमेज उतने सुंदर बन जाएगी, लगेगा वास्तविकता जैकलीन जी बैठी, ठीक है। आप देख लीजिएगा, मिल लीजिएगा, नमस्ते हाय हेलो कर लेगा। तो विवर्तन का आकार जितना, विवर्तन उतना अच्छा बनेगा जितना अवरोधक का आकार अगर छोटा रहेगा। विवर्तन के प्रकार भी होता है। हाँ गुरु जी, विवर्तन के 2 प्रकार होते हैं। क्या प्रकार होते हैं भैया? पहला एक प्रकार होता है फ्रेशनर विवर्तन, दूसरा होता है फ्रॉनहोफर विवर्तन। फ्रेशनर डिफ्रैक्शन, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। सर फ्रेशनर क्या होता है? फ्रेशनर वो होता है जिसमें स्रोत और माध्यम के बीच दूरी जो होती है निश्चित होती है। ये रहा, दूरी निश्चित होती है, यानी डी जो है सोर्स क्या है हमारा, ये टॉर्च जो है ये सोर्स है एक्चुअली, और मीडियम क्या है, ये आपका पर्दा हो गया,
तो मीडियम सॉरी ये ब्लेड हो गई, तो सोर्स और माध्यम के बीच जितनी कम दूरी होगी वो इमेज अच्छी बनेगी। अब ये चीज एक फॉर्मूला होता है, आगे बताएंगे, झिर्री प्रयोग वही। फ्रॉनहोफर विवर्तन यानी स्रोत और माध्यम के मध्य अनिश्चित दूरी अगर है तो फ्रॉनहोफर विवर्तन। इनडेफिनिट, पता नहीं कितनी दूरी पर रखे, 5 मीटर की जगह 50 मीटर रखें, बनेगा ही नहीं बढ़िया, वो होता है फ्रॉनहोफर विवर्तन। और फ्रेशनर विवर्तन वो होता है जिसमें दूरी निश्चित हो। फ्रॉनहोफर विवर्तन होता है जिसमें दूरी माध्यम और स्रोत के बीच निश्चित हो, वो फ्रेशनर। माध्यम और स्रोत के बीच दूरी अनिश्चित हो, फ्रॉनहोफर। क्लियर है? ठीक। पर्दे पर निम्निष्ठ संख्या प्राप्त करने के लिए, अब ये निम्निष्ठ क्या होता है? देखिए विवर्तन में दो चीजें होती हैं, एक होता है उच्चिष्ठ, एक होता है निम्निष्ठ। मैं कहीं बना सकता हूं, दिखाता हूं थोड़ा सा, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। समझिए ये होता है एक सिस्टम, आप यहां पर देख पा रहे हैं, ऐसा ही इधर भी होता है। एक होता है उच्चिष्ठ, एक होता है निम्निष्ठ। ये पूरी दूरी होती है d, इधर से इसकी दूरी होती है d, ये पूरी दूरी मान ली जाती है 2d। बात समझ में आ गई? अब जहां पे ये लाइट का सोर्स है, ये लाइट जा रही है, सबसे ज्यादा लाइट कहां पर पहुंचेगी? सच इस बिंदु पर पहुंचेगी। इसी को कहते हैं प्रथम उच्चिष्ठ, याद रखें, फर्स्ट उच्चिष्ठ। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फर्स्ट मैक्सिमा, प्रथम उच्चिष्ठ। इसको क्या बोलते हैं दूसरे वाले को? गौड़ उच्चिष्ठ या प्रथम निम्निष्ठ, फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा या गौड़ निम्निष्ठ। तो अब ये चीजें हमको निकालने के लिए निम्निष्ठ, निम्निष्ठ निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए? एक फार्मूला। क्या है सर जी फार्मूला? d sin थीटा बराबर m लैम्डा। बात समझ में आ गई? यानी हम sin थीटा यहां से निकालते हैं। sin थीटा सर क्या होता है? sin थीटा बराबर होता है आपका m लैम्डा अपॉन d। यानी इससे हमें क्या पता चल रहा है? जितना डिस्टेंस कम हो लैम्डा उतनी ही ज्यादा होगी, किसके लिए? डिफ्यूजन डिफ्रैक्शन के लिए, निम्निष्ठ प्राप्त करने के लिए। डिस्टेंस जितना कम होगा उतने गजब का बनेगा, और जितनी तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगी उतने गजब का विवर्तन बनेगा। तो ये क्लियर है? निम्निष्ठ निकालने की संख्या आप निकाल सकते हो। m की जगह हम मान लेते हैं 1 2 3 4 मानते चले जाते हैं, और उसके बाद d के लिए निकाल लेते हैं, d निकाल कर लेते हैं, d दिया रहता है, और उसके बाद आपका लैम्डा, लैम्डा को दिया रहेगा, उसके बाद साइन थीटा की वैल्यू निकालोगे। ठीक है? जैसे लैम्डा मान लिया हमने 1 है, डी मान लिया हमने 2 है, ठीक, डिस्टेंस मान लिया 2 है, हमने मान लिया इनके बीच की दूरी। अब साइन थीटा में निकालना है, m का वैल्यू हमने 1 मान के चला, लैम्डा की वैल्यू 1 है, डिस्टेंस 2 है, तो साइन थीटा में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? 1/2 सर जी होती है 30 डिग्री की। तो आप यहां से निकाल सकते हो 30 डिग्री पे पहला निम्निष्ठ मिल जाएगा। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। तो ये भैया एयरफोर्स वालों कंसेप्ट अब समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? चाहे रेलवे हो, बैंकिंग हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, एसएसआर हो, डबल ए हो, कोस्ट गार्ड जीडी हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, एफ कैट हो, असिस्टेंट यूपी असिस्टेंट ऑपरेटर हो, रेडियो ऑपरेटर हो, आईटीबीपी हो, भारत की कोई भी फौज हो, एनडीए, सीडीएस, यूपी पीएससी, स्टेट पीएससी, यूपीएससी प्रीलिम्स, कहीं भी फिजिक्स आती हो, मैं आपसे वादा करता हूं जो कंसेप्ट यहां पर बताऊंगा इनसे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। सब कुछ क्लियर है इस क्लास में यार। ऐसे थोड़ा लाइट का 7वां चैप्टर पढ़ा रहे हैं, अभी लाइट का
कुछ नहीं पढ़ाया है, सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूं। विश्वास मानिए लाइट खत्म कराऊंगा 25 चैप्टर में, 25 क्लासें कराऊंगा 10-10, 15-15, 20-20 मिनट की पढ़ाऊंगा, तो पूरा मजाक नहीं। ये जो चौचलेबाजी चल रही है यूट्यूब पर, मैं देख रहा हूँ, बैच खरीदो, एक वीडियो डालिन बैच खरीदो, एक वीडियो डालिन बैच खरीदो, और बैच में भी कितना पढ़ाते हैं, मिला लेना कंटेंट। अगर दम किसी से कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर मेरा कंटेंट किसी से गंदा मिल जाए तो 50 गालियां यूट्यूब पे लिखना आती है, और खुलेआम स्वागत करूंगा अगर मेरा कंटेंट खराब निकल जाए। जो दे रहा हूं लाजवाब दे रहा हूं, इंटरमीडिएट एनसीईआरटी से दे रहा हूं। क्या बात करते हो, फिजिक्स में 92 नंबर थे इंटरमीडिएट में, कोई मामूली बात है? जो भी चीजें हैं आपको एकदम ओरिजिनल और स्पेशलिस्ट चीजें दूंगा, एकदम एक नंबर। बस आप सपोर्ट करिए, शेयर करिए वीडियो को। हाँ मानता हूँ इस समय थोड़ा मजबूरी है, कुछ समस्याएं हैं जिसकी वजह से रेगुलर क्लास नहीं हो पा रही, इसके लिए खेद है। बहुत जल्द गाड़ी पटरी पर लौटेगी, आपका बस सहयोग चाहिए। शेयर कीजिए वीडियो को दबा। मिलते हैं अगली क्लास में, ख्याल रखिए अपना भी, मस्त रहिए, नमस्कार।